सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है, जिसके अंदर संपूर्ण महर्षि पाणिनि के व्याकरण को क्रमानुसार पढ़ाया जा रहा है। उसकी लाइव कक्षा संख्या 200 को पढ़ेंगे। आज 205 कक्षाएं आपको पढ़ा दिए हैं। आप सभी कक्षाएं YouTube देववाणी संस्कृतम चैनल पर प्लेलिस्ट में आराम से पढ़ सकते हैं। यह अभियान निःशुल्क चलाया जा रहा है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और आप यदि हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हम सहयोग आपका प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। तो आइएगा मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से हम एक संकल्प लेकर के चले हैं कि संपूर्ण भारत देश के अंदर तथा भारत से बाहर 1 लाख संस्कृत व्याकरण के विद्वान और विदुषियों को तैयार करेंगे। इसके लिए ये कोर्स बनाया जा रहा है। इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। ऐप का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, देववाणी संस्कृतम। उस ऐप के अंदर भी आप इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। ये जो कोर्स हम बना रहे हैं, ये 100 वर्ष के लिए बना रहे हैं। 100 वर्ष तक संस्कृत के पढ़ने वाले हमारे पाठक महर्षि पाणिनि व्याकरण को आराम से अपने घर पर बैठे बैठे निःशुल्क पढ़ सके। यह सभी कार्य, सभी गतिविधियां देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वार के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। आप हमें इस कार्य के विस्तार के लिए देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के अंदर आप हमें निरंतर अपना सहयोग देते रहिएगा, जिससे हम इसका और बड़ा विस्तार कर सके, संपूर्ण विश्व में संस्कृत को तेजी से प्रचारित और प्रसारित कर सके। चलिएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। अभी तक मैंने आपको गत कक्षा में एक सूत्र पढ़ाया था। ये मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था विस्तार से, और ये बहुत विशेष सूत्र था। एक शेष प्रकरण का ये बहुत ही विशेष सूत्र था। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था कि ये समास नहीं है, परंतु इतरेतर योग द्वंद्व समास जैसा है। समास में सभी पद जिनका समास किया जाता है वो रहते हैं समास करने के बाद। इसमें क्या है, एक को छोड़कर के बाकी के शब्द हट जाते हैं। और समास भिन्न भिन्न शब्दों का हुआ करता है, भिन्न भिन्न रूपों वाले शब्दों का हुआ करता है, भिन्न भिन्न अर्थों के शब्दों का हुआ करता है। परंतु इसके अंदर एक विशेष शर्त है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसी सूत्र का आगे प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। इस सूत्र में क्या है, कहीं पर आगे के जो सूत्र पढ़ाए जाएंगे वो उसको बोल सकते हैं अतिव्याप्ति में और अव्याप्ति में कार्य करेंगे। इस सूत्र की कहीं पर तो व्याप्ति नहीं होगी, वहां पर थोड़ा सा कार्य कराने के लिए आगे सूत्र पढ़े गए हैं। और कुछ सूत्र ऐसे पढ़े गए हैं जिसमें इसकी प्राप्ति ही नहीं है, वो प्राप्ति है, उससे भिन्न कार्य कराना है। ठीक है। और कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें इसकी प्राप्ति नहीं है, उसमें भी कार्य कराना है। तो इस प्रकार के माने अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों में आगे नियमन करने वाले सूत्र हैं। ठीक है।
विधि करने वाले सूत्र। चलिएगा आगे, आपको सूत्र है आपका, ठीक है, देखिएगा। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। क्या है? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। सूत्र संख्या है प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 65वां सूत्र है, ठीक है। इसके अंदर कुछ विशेष शब्द हैं जिनको हम आपको अभी समझाएंगे, ठीक है। पहले पदच्छेद देखते हैं, आइए। वृद्धा प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, यूना तृतीया विभक्ति एक वचनांत, तल्लक्षणः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, चेत अव्ययपदम, एव अव्ययपदम, ठीक है। विशेषः प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। ये क्या है? आपके इतने पद हो गए, इसके अंदर काफी पद हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, 6 पद हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिएगा, इस सूत्र में सबसे पहले आपको यह समझना है, ठीक है। समास देख लेते पहले, तो समझ में आ जाएगा। समास भी तभी आप अभी पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देता हूं तो समझ में तभी आएगा जब आपको बात समझ में आएगी ये शब्द क्या कह रहे हैं। तल्लक्षण में समास किया है इन्होंने कि समासः सः गोत्र प्रत्ययः युव प्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तम अस्य स तल्लक्षणः बहुव्रीहि समासः। क्या है? केवल तल्लक्षण माने तद माने वह, कौन सा लक्षण, कौन सा निमित्त, लक्षण का अर्थ है निमित्त। क्या निमित्त? केवल गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय। अभी आप नहीं जानते हैं गोत्र प्रत्यय क्या है और युव प्रत्यय क्या है, ठीक है, अभी नहीं जानते, अभी समझाऊंगा मैं तब समझ में आएगा आपको। और थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर भार भी देना पड़ेगा आपको समझने में, पर कोशिश कीजिएगा समझने की, समझ जाएंगे आप। आज समझ जाएंगे गोत्र प्रत्यय क्या होता है और युवा प्रत्यय क्या होता है, युव प्रत्यय। तो क्या है? गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय है निमित्त जिसके, ठीक है, ऐसा विशेष वो क्या कहलाता है? तल्लक्षण बहुव्रीहि। चलिएगा, मैं भी मानता हूं इस बात को। अभी आपको इस समास का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, नहीं हुआ होगा, ठीक है, होगा होगा, आपको चिंता मत कीजिए। यहां पर ये वृद्धा शब्द दिया है, क्या दिया है? वृद्धा। वृद्धा का अर्थ होता है एक तो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा पुरुष, एक होता है वृद्धा माने बढ़ा हुआ, ठीक है। एक वृद्धा का जो यहां पर अर्थ है, ये दोनों अर्थ नहीं है, ना तो बढ़ा हुआ और ना बूढ़ा व्यक्ति। यहां वृद्धा का अर्थ है गोत्र। क्या? वृद्धा का क्या अर्थ है? गोत्र। ध्यान दीजिएगा, गोत्र, अब गोत्र क्या होता है ये बता देंगे आपको। गोत्र आप अपने हिसाब से मान लीजिएगा, आपका जो गोत्र है उसको, ये उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, गोत्र अलग है यहां पर। वृद्धा का अर्थ है गोत्र। यूना ये तृतीया का है, तो ये भी क्या है? युवा। युवा ये महर्षि पाणिनि की विशेष संज्ञाएं हैं। ये जवान होना युवा नहीं है, माने जो यंगनेस है वो जवानी नहीं है। यंग मैन को जवान नहीं कहा यहाँ, युवा। युवा का है एक विशेष परिस्थिति में बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो सकता है महर्षि पाणिनि की परिभाषा के अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। तो आइएगा, इन दो शब्दों को समझने के लिए आपको महर्षि पाणिनि के दो सूत्र समझने पड़ेंगे कि गोत्र क्या है पाणिनि के व्याकरण में और युवा क्या है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अर्थ तो बहुत बाद में समझ में आएगा आपको। चलिए पहले हम समझते हैं कि
ये सूत्र है, आप अपने आपके पास में प्रथमावृत्ति होगी पुस्तक, तो उसके चौथे अध्याय के प्रथम पाद में 162वां 162 ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है, ये बताता है कि गोत्र क्या होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है गोत्र क्या होता है। ये लिखा है आपको गोत्र। ठीक है, ये सूत्र आपको जब समझेंगे तभी आपको वो सूत्र समझ में आएगा। सूत्र है आपका अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। ठीक है, अपत्य का अर्थ होता है संतान, अपत्य का अर्थ संतान ही होता है। ठीक है, पौत्र, पौत्र का अर्थ होता है पुत्र का पुत्र। क्या, पुत्र का पुत्र। पौत्र का जो सीधा सा अर्थ है पुत्र का पुत्र होता है पौत्र। प्राचीन काल में जो इतिहास मिलता है वो ऐसा मिलता है कि कोई व्यक्ति समाज में अपने किसी कुल में बहुत अच्छा कार्य कर देता था, किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य कर देता था, लोगों की दृष्टि में वो आदर्श पुरुष बन जाता था। लोग उसको अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे, यश कमा लेता था। ठीक है, तो क्या होता था, जो उसके वंश में आगे चलने वाली जो संतति थी, जो उसकी आगे की जो उसकी संतानें हैं, वो उस अपने कुल में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है कि हमारे कुल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, इतने हम उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं, इसलिए गौरव को अनुभव करने के लिए कि हम सामान्य कुल के व्यक्ति नहीं है, ये दिखाने के लिए क्या है, पीछे उसका नाम लगा लेते थे, अतः उसी के नाम से अपने आप को प्रस्तुत करते थे। चाहे स्वयं कुछ नहीं जानते हो, परंतु यश प्रतिष्ठा की सबकी इच्छा होती है, तो अपने पूर्वज के ही नाम से यश प्रतिष्ठा मिल जाए। ठीक है, इसलिए अपने पूर्वज जो प्रसिद्ध हुआ, जिसने अच्छे काम किए, श्रेष्ठ व्यक्ति था, किसी ने समाज का अच्छा कार्य किया या विद्या में अच्छी गति प्राप्त की उन्होंने, तो उसके नाम से ही अपने आप को प्रस्तुत करने लगते थे, करते थे, आजकल भी करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की उस परंपरा में ये शब्द आ रहा है गोत्र, वही शब्द गोत्र बन जाता था। ठीक है, वो शब्द गोत्र बन जाता था, गोत्रवाची। आजकल भी वर्तमान में बहुत सारे गोत्र मिलते हैं आपको, गोत्रों की संख्या ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसी। प्रसिद्ध गोत्र हैं, भारद्वाज है। ठीक है, तो भरद्वाज ऋषि हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कई हैं, वशिष्ठ हैं, जो वशिष्ठ बोलते हैं अपने आप को, वाशिष्ठ हैं। ठीक है, ऐसे ही आत्रेय हैं, शांडिल्य हैं, ये सब क्या है, गोत्र हैं। तो इन्हें नाम के व्यक्ति क्या है, पहले अच्छे व्यक्ति हुए हैं, उनके नाम से उनके वो चल रहा है, और वो फिर धीरे धीरे बहुत विस्तार हो जाता है। मानिएगा मैं हूं, आज मेरे 2 बेटे हैं, फिर मेरे 2 बेटे के 4 बेटे हुए, मैंने कम, पुराने जमाने में तो 10-10 लोग 10-10 संतानों को पैदा करते थे। ठीक है, अभी तो 1-2 कोई करते हैं, तो भी वृद्धि होती है, तो हजारों लाखों सालों में एक व्यक्ति के करोड़ों लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो सबका वही गोत्र बन जाता है। आइएगा, यहां महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि अर्थ इसका सूत्र का, पौत्र प्रभृति यदापत्यम तद गोत्र संयम भावति। ठीक है, संज्ञा सूत्रम इदम। कहते हैं पौत्र प्रभृति, मानिएगा ये गर्ग गार्ग्य गोत्र है वास्तव में, वैसे गर्ग नहीं है। ठीक है, पर वर्तमान में तो गर्ग ही बोलते हैं, गार्ग्य होना चाहिए वास्तव में। ठीक है, तो कहते हैं कि जिसके नाम से आपके कुल में गोत्र चला है, तो उसमें जिसके नाम से चला है, तो उसमें उस व्यक्ति की जो संतान, उसकी भी वो संतान,
माने हम कह सकते हैं तीसरी पीढ़ी। ठीक है, यदि मेरे नाम से गोत्र चलेगा तो मेरे तो क्या है, मैं गोत्र में नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र भी गोत्र में नहीं आएगा, मेरे पुत्र का पुत्र गोत्र में आएगा। व्याकरण के अनुसार क्या है, मेरे पुत्र का पुत्र गोत्र में आएगा और उसके आगे जो भी संतानें होंगी वो भी गोत्र में आती चली जाएंगी। पर यदि मेरे नाम से गोत्र चल रहा है तो उसके अंदर मेरी गोत्र संज्ञा नहीं होगी और मेरे पुत्र की भी गोत्र संज्ञा नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि पौत्र प्रवृत्ति, माने पौत्र से लेकर के, माने तीसरी पीढ़ी से आगे, जो तीसरी पीढ़ी होगी उससे लेकर के आगे की जो संतानें होंगी, यदापत्य माने संतान, तद गोत्र संयम भवती, उसकी गोत्र संज्ञा होती है। जैसे गर्गस्य अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति, गार्ग्यः, गार्ग्यः ये गोत्रवाची शब्द है। ठीक है, ये गार्ग्य ये गोत्रवाची शब्द है। कोई व्यक्ति, वैसे गर्ग नहीं लिखना चाहिए वास्तव में, हमने बताया यदि आप गर्ग गोत्र के हैं तो आपको अपने आप को गार्ग्य कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, गार्ग्य। और गार्ग्य कहना है या दूसरा शब्द कहना है वो आप देखेंगे, व्याकरण से समझ लेंगे। तो कहते हैं कि गर्ग का जो लड़का है उसको आप गार्ग्य नहीं कह सकते, गर्ग के लड़के का जो लड़का है उसको आप गार्ग्य कह सकते हैं, उसको आप गार्ग्य कहेंगे। क्योंकि गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आता है व्याकरण में। क्या आता है, गोत्रवाची शब्द बनाने के लिए प्रत्यय आता है बाकायदा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि यदि गर्ग के नाम से गोत्र का आरंभ हुआ है, जो मानते हैं गर्ग कुल में पैदा हुए हैं, तो उसमें गर्ग और गर्ग के पुत्र को छोड़ करके आगे की संतानों को कहने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, गार्ग। ये क्या है, गोत्रवाची शब्द है, गोत्र को बताने वाला है कि ये गर्ग गोत्र में पैदा हुआ है। ठीक है, गर्ग नामक व्यक्ति कोई इसके कुल में प्रसिद्ध हुए हैं, अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं। ऐसे ही आजकल लोग वत्स बोलते हैं अपने आप को, वत्स, तो वत्स नहीं होना चाहिए, वास्तव में उनको लिखना चाहिए वात्स्य। तो वत्स तो उनके जो भी कुल में जो पुरुष हुए हैं, प्रथम पुरुष नहीं कह सकते कि वो ये आदि पुरुष हैं उस कुल के, नहीं, उनसे पहले और भी हुए होंगे पर वो इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए। ठीक है, पर वत्स नाम के उस परंपरा में, संतति की परंपरा में, वंश परंपरा में एक वत्स नाम के व्यक्ति ऐसे हो गए, उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया। ठीक है, समाज के लिए अच्छा काम कर दिया तो उनके नाम से चल पड़ा। तो उनको जो भी आजकल अपने को कहते हैं, मानते हैं कि हम वत्स के कुल में पैदा हुए हैं, तो उनको वास्तव में अपने आप को वात्स्य कहना चाहिए, वत्स नहीं लगाना चाहिए, पीछे वात्स्य लगाना चाहिए अथवा वात्स्यायन लगाना चाहिए, आगे बताएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि गोत्र संज्ञा किसकी हो गई, आप समझ गए। गोत्र संज्ञा किसकी होगी कि जिसके नाम से गोत्र चल रहा है तो उसको और उसके पुत्र को छोड़ करके उसकी जो आगे की परंपरा में संतति पैदा होगी, कितने भी पुत्र का पुत्र, पुत्र का पौत्र का पौत्र, 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 कितने भी होते रहे सबको गार्ग्य नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये है महर्षि पाणिनि का गोत्र। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। ठीक है, यह लिखा हुआ है, यह संज्ञा सूत्र है। पौत्र माने नाती, नाती लिख दिया है, पोता ऐसे लिखना चाहिए। नाती तो समाज में नाती बोलते हैं, लड़की का बेटा नाती बोलते हैं शायद। ठीक है, तो पौत्र का अर्थ है पुत्र का पुत्र, से लेकर जो अपत्य माने संतान, उसकी क्या है, गोत्र संज्ञा होती है। अर्थात पौत्र की तथा उससे आगे के अपत्यों की गोत्र संज्ञा होगी। ठीक है, गोत्र संज्ञा हो गई। गोत्र संज्ञा जिसकी हो जाती है उसी को, जिस गोत्र में वो उत्पन्न हुआ है उसी शब्द से कहने के लिए प्रत्यय आते हैं। ठीक है, इसलिए गोत्र संज्ञा की है, संज्ञा का कोई लाभ होता है। अब गोत्र आप संज्ञा समझ गए। गोत्र संज्ञा किसकी है कि अब आप ऐसा मानिएगा कि आप जीवित हैं अभी, ठीक है, और आप का पुत्र और उसका जो पुत्र है, तो आपकी और आपके पुत्र की गोत्र संज्ञा नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
आपके कुल में कोई जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसके नाम से गोत्र चल रहा है, उस श्रृंखला में वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसकी और उसके पुत्र की नहीं होगी, बाकी तो सबकी होगी, आपकी भी होगी, सबकी होगी। ठीक है, अब आइएगा आगे, इसका ही थोड़ा बाधक सूत्र है आगे एक, जीवति तु वंशे युवा। कहते हैं कि युवा संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। यदि वंशे, वंशे माने जो वंश होता है, अपना वंश होता है, वंश का अर्थ होता है, वंश में कौन कौन आते हैं, एक श्रृंखला चलती है। जैसे पिता, पिता आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, ठीक है, ताऊ आ जाएगा, ठीक है, फिर उनके बेटे आ जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे। यदि जो पुत्री है, पुत्री है, पुत्री के पुत्र वो नहीं आएंगे वंश में, वंश में नहीं आएंगे। वंश जो भारतीय व्यवस्था में जो वंश परंपरा चलती है वो पुरुष प्रधान चलती है। ठीक है, माने पुरुष, माने मैं कह सकता हूं कि मैं उस वंश में जीवित हुआ, मैंने जन्म लिया है, जो भी है मैं कह सकता हूं, ठीक है। परंतु जो स्त्री होती है उसको उसके अनुसार वंश नहीं चलता, ठीक है, उसके अनुसार वंश नहीं चलता। हमारे वंश की जो एक श्रृंखला बनाई गई है, कड़ी बनाई गई है, उसमें पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुरुष को जोड़ा गया है, पुरुष से स्त्री को नहीं जोड़ा गया, ठीक है। परंतु ऐसी बात नहीं, प्रसिद्ध स्त्रियां भी हुई हैं। अब ये सब समाज की परंपरा है, आज भी वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था है, वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। ठीक है, जो संतान होती है उस पिता का नाम लगाया जाता है, माता का नाम एकदम विशेष नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है, पर मुख्य रूप से तो पिता का नाम सन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो कहते हैं कि जो वंश होता है ये उस संज्ञा का थोड़ा सा भाग रोकने वाला है कि ऐसी स्थिति होगी तो उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी, उसकी विवाह संज्ञा होगी। कहते हैं कि वंशे, वंशे का अर्थ पित्रादौ जीवति सती पौत्र प्रभृतेर यदापत्यम चतुर्थादारभ्य तद युव संज्ञम भवति। ये ध्यान रखिएगा, पूर्व सूत्राद यत पौत्र पद्धति अनुवर्तते। हाँ चल इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये इस सूत्र पर पढ़ेंगे जब जिसको पढ़ेंगे क्रम से तब, ठीक है। इनका इसका अर्थ है कि यदि आप गर्ग गोत्र में आपका जन्म हुआ, यानी गर्ग वंश में आपका जन्म हुआ, तो मानिएगा गर्ग तो बहुत पुराने हो गए, तो हजारों पीढ़ी बीत गई, परंतु आज भी कहते हैं कि यदि आप माने गर्ग से गर्ग का बेटा और गर्ग के बेटे का बेटा, गर्ग का बेटे का बेटा, तो गर्ग में गर्ग की और गर्ग के बेटे की तो गोत्र संज्ञा नहीं होगी, गर्ग के बेटे की गोत्र संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, सरल है। अब जो गर्ग के बेटे का बेटा है, जो उसका भी जो बेटा है, उसका भी जो बेटा है, अथवा चौथा आ गया, अथवा उससे आगे कोई भी हो, 100वां हो, 1000वां हो, 1000 पीढ़ी के बाद आया हो, ठीक है, ठीक है, 1000 कड़ी पर आ रहा हो, लाख कड़ी पर आ रहा हो, कहते हैं उसकी क्या होता है, यदि उसी वंश में, वंश का अर्थ है उसका पिता जीवित है, उसका पिता जीवित है या चाचा जीवित है, ठीक है, भाई नहीं आएगा उसमें, ठीक है, चाचा जीवित है, ताऊ जीवित है, पिता जीवित है या बाबा जीवित है, ठीक है, क्या है, बाबा जीवित है, तो क्या है, कहते हैं कि उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी, उसकी क्या होगी, युवा संज्ञा। अभी मैं आपको टेबल बना के भी समझा देता हूं, क्योंकि ये सूत्र आपको मोटा समझ में आना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा हिंदी में, आप
वंश का अर्थ संतति का नैरंतर्य होता है। उस वंश में होने वाले जो पिता पितामह आदि वे वंश कहलाते हैं। ठीक है, माना उसमें जो होने वाले पुरुष होते हैं वो वंश होते हैं। एक वंश और वंश चलिएगा, बस इतना हो गया। अब कहते हैं यहां पर देखिएगा, मैं आपको यहां पर टेबल बनाता हूं तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा, मानिएगा ये गर्ग है, गर्ग नाम के कोई व्यक्ति हैं, गर्ग से ही चलते हैं। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। क्या है? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। अब इनका पुत्र हो गया। क्या हो गया? इनका पुत्र हो गया। ठीक है, ठीक है, और उसका भी पुत्र हो गया। ठीक है, इसको वास्तव में क्या बोलेंगे? पौत्र बोलेंगे। ठीक है, इसकी दृष्टि से देखेंगे तो ये गर्ग का ये कौन है? पौत्र। और ये कौन है? गर्ग का ये पुत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गर्ग के नाम से यदि गोत्र चलता है तो इसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी और इसकी भी गोत्र संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इसकी आकर के गोत्र संज्ञा होगी, ये गोत्र में आ जाएगा। ठीक है, ये गोत्र में आएगा। ये गोत्र में आ गया तो अब गर्ग गोत्र में आया है तो इसको गर्ग गोत्र शब्द से, माने गर्ग शब्द से ही यदि ये अपने आप को बताएगा तो उसके लिए व्याकरण में प्रत्यय करना होता है। क्या करना होता? प्रत्यय। तो अब यदि गर्ग गोत्र में पैदा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये गर्ग कुल में पैदा हुआ है, ये बताने के लिए इसको हम बोलेंगे गार्ग्य। क्या बोलेंगे? गार्ग्य। गार्ग्य बोलेंगे। गार्ग्य कहने से हम जान जाएंगे कि ये गर्ग गोत्र का व्यक्ति है। क्या? गर्ग गोत्र का व्यक्ति है। ठीक है, परंतु इसको कहने के लिए गर्ग का शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, गार्ग्य का। ठीक है, क्योंकि इसकी गोत्र संज्ञा नहीं है। अब मानिएगा इसका और बेटा हो गया, इसका भी पुत्र हो गया। ठीक है, जो पुत्र का पुत्र तो चलेगा, तो वंश नष्ट तो नहीं होगा ना अभी। अब ये भी पुत्र हो गया तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी गार्ग्य कहलाएगा। ठीक है, ये भी गार्ग्य कहलाएगा और भी आगे आगे होते चले जाएंगे वो भी। अब इनका कहना है कि एक युवा संज्ञा और है, दो संज्ञाएं चलती हैं। गोत्र तो आपने परिचित हैं, आप थोड़ा जानते हैं, समाज में प्रचलित है, इसलिए युवा प्रचलित ही नहीं है बिल्कुल। पहले समय में थी, प्राचीन काल में, पर अब है ही नहीं। कहते हैं कि मानिएगा ये है और ये है और ये है, यहां से तो गोत्र संज्ञा चालू हो जाती है और यहां से क्या? अपत्यम पौत्र प्रवृत्त गोत्रम जीवति तु वंशे युवा। ठीक है, कहते हैं कि इसका ये हो गया पौत्र, पौत्र का ये पुत्र है। ठीक है, और इसका ये जीवित है, माने ये इसका पिता हो जाएगा। ये क्या होगा? पिता हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यदि ये पुत्र है और इसके रहते इसके पिताजी जीवित हैं। ठीक है, इसके पिताजी जीवित हैं तो कहे जीवति तु वंशे युवा। अब इसकी क्या होगी? अब इसकी गोत्र संज्ञा नहीं होगी, इसकी क्या होगी? अब गार्ग्य। अब इसको गार्ग्य नहीं कह सकते, क्या कहेंगे इसको? अब इसकी क्या होगी? युवा संज्ञा। ये युवा संज्ञा माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बूढ़ा नहीं है या जवान है या छोटा है, ऐसा आयु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यदि
इस व्यक्ति का ये पुत्र, ये पिता इसका जीवित है, तीसरा, ऊपर से नहीं जाना, तो इसकी युवा संज्ञा होगी। ठीक है, इसकी युवा संज्ञा होगी। इसी प्रकार से इसके आगे और इसका पुत्र जीवित है। ठीक है, इसका पुत्र, तो अब इसमें क्या है, ये पुत्र है, तो इसकी माने इसके रहते इस पुत्र की अपेक्षा, पुत्र है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, अथवा ये मर गया, ये मर गया और ये जीवित है इसका पिता, तो भी इसकी क्या होगी, युवा संज्ञा। और माने ये जीवित है और ये मर गया, तो अब इसकी क्या हो जाएगी, गोत्र, इसकी गोत्र संज्ञा हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि वंश में माने चौथे से लेकर के यहां चौथा आएगा, युवा संज्ञा करने के लिए देखना है हमको चौथा, माने पौत्र का पुत्र, वहां से आगे। ठीक है, अब ये तो वही आसपास की बात हो गई, अब तो हजारों साल बीत गए, लाखों साल बीत गए। तो अब आपको यदि आज की व्यवस्था से देखेंगे तो आपके घर में, आप मानिएगा गर्ग कुल के हैं, गर्ग कुल के हैं, तो आप यदि आपके घर में आप हैं, आपके पिताजी हैं और आपके पुत्र हैं, बस 3 ले लीजिएगा आज के समय में, तो आप गर्ग कुल में जीवित हैं, तो आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी जीवित हैं, तो आपकी गोत्र संज्ञा नहीं हो सकती, आपकी होगी युवा संज्ञा, और आपके पुत्र की भी युवा संज्ञा होगी। आपके जो पिताजी हैं उनकी क्या होगी, गोत्र संज्ञा। यदि आपके पिताजी नहीं है, अब चले गए, आप हैं और आपका बेटा है, तो अब आपकी युवा संज्ञा नहीं होगी, आपकी होगी गोत्र संज्ञा, और आपके बेटे की होगी युवा संज्ञा, आपका बेटे का जो बेटा है उसकी युवा संज्ञा होगी। युवा को कहने के लिए व्याकरण में प्रत्यय आता है, जैसे ये गार्ग्य है, तो युवा जैसे ही हो जाएगा तो उसको बोलेंगे गार्ग्यायण। क्या बोलेंगे उसको, गार्ग्यायण। ये क्या है, ये युवा प्रत्यय कहने के लिए शब्द है। यदि आपकी अपने कुल में युवा संज्ञा हो रही है, तो आपको, यदि गर्ग कुल के हैं तो, हर कुल के नहीं, गर्ग कुल के हैं तो, और आपकी युवा संज्ञा हो रही है, तो आपका नाम आप जाने जाएंगे गार्ग्यायण। गार्ग्यायण नाम से समाज में लोग समझ जाएंगे कि इसके पिताजी जीवित हैं और इसके कोई, मतलब इसके पहले पिताजी आदि जीवित हैं अभी। जैसे ही आपके पिताजी आदि स्वर्गवास होता है पिताजी का, ठीक है, पिताजी का, तो आप फिर एकदम सीधे गार्ग्य बन जाएंगे, आप गार्ग्य बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से श्रृंखला बताई गई है। 2 संज्ञाएं, युवा संज्ञा और गोत्र संज्ञा। ठीक है, गोत्र को कहने के लिए अलग प्रत्यय आता है और युवा को कहने के लिए अलग से प्रत्यय आता है। समझ गए आप? ठीक है, अब आप उदाहरण में और समझ जाएंगे वहां पर। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बना दिया है। ठीक है, तो अब आगे जितनी भी पीढ़ी चलती रहेगी ये देखना है। इसमें जो मैंने बताया कि जो क्या है, जो युवा संज्ञा है, तो वंश है, वंश में कौन कौन आ रहे हैं, भाई वंश में नहीं आता है, भाई वंश में नहीं आता है, पिता चाचा आदि आ जाएंगे। ठीक है, बाबा आ जाएंगे, बाबा के भी बाबा, ऐसे एक शीढ़ वो चलती है। ठीक है, साइड की शाखाएं नहीं इसमें गिनी जाती, साइड की शाखाएं नहीं गिनी जाती, और स्त्री भी नहीं गिनी जाती, माता भी नहीं गिनी जाती इसके अंदर। ठीक है, माता, दादी, दादा और परदादी ये भी नहीं गिने जाते। केवल पुरुष की कड़ी से कड़ी जुड़ती है, माने एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी पीढ़ी पुरुष वाली जुड़ती चली जाती है। ठीक है,
और साइड की जो शाखाएं होती हैं, मानिएगा मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो अलग रहेंगे, बस मेरे से सीधा कनेक्ट एक जो श्रृंखला चल रही है, ठीक है। ऐसे ही मेरा भाई का यदि गोत्र देखा जाएगा, युवा संज्ञा देखी जाएगी, तो उसमें मैं साइड में हो जाऊंगा, वो अपने को देखेगा, मेरे पिता उसके पिताजी, उसके पिताजी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपको बताया, अभी ये आपको पूरा इतना समझ में नहीं आया होगा, अभी थोड़ा सा संस्कार डाला है। ये पूरी बात आपको समझ में आएगी चौथे अध्याय के प्रथम पाद में, जो पूरा प्रकरण पढ़ने के बाद पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आइएगा, अब चलते हैं हम उस सूत्र पर। इस सूत्र को आप समझना है। अब आप इतना समझ गए, ये दो सूत्र आप ध्यान रखेंगे कि जीवति तु वंशे युवा, युवा संज्ञा करने वाला है, और अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये गोत्र संज्ञा करने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं वहीं पर। ये ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है। अब आप गोत्र समझ, वृद्ध, वृद्ध का अर्थ है गोत्र, गोत्र आपको समझ में आ गया। गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आता है, अभी सिद्धि आपको कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। युना, ये प्रथमा में युवन शब्द है, तो युना तृतीया का है। युवा संज्ञा भी आपको समझ में आ गई कि युवा संज्ञा किसकी होती है, युवा का अर्थ जवान नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब चलते हैं अर्थ करते हैं। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है शेषः, ठीक है। अर्थ, वृद्ध शब्देनात्र गोत्रमुच्यते, लिख दिया है हमारा गुरुजी ने। वृद्ध शब्द के द्वारा यहां इस सूत्र में गोत्र को कहा जाता है, ठीक है। विशेषः, विशेषः का अर्थ है वैरूप्यम, माने विरूपता, विरूपता माने भेद, ठीक है। गोत्र प्रत्ययांत शब्द, गोत्र प्रत्ययांता शब्दः यूनासः युव प्रत्ययांतेन सह शिष्यते युवा निवर्तते तल्लक्षणश्चेत्, माने वृद्ध युव निमित्तकमेव चेत् विशेषो भवेत्, अर्थात समानायामाकृतौ वृद्ध युव प्रत्यय निमित्तकमेव चेत् वैरूप्यं भेदो भवेदन्यत् सर्वं समानं स्यात्। इतना कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वृद्ध शब्द के द्वारा यहां गोत्र कहा गया है। विशेष शब्द का अर्थ है विरूपता माने भेद। कहते हैं गोत्र प्रत्ययांत जो शब्द होता है, माने गोत्र संज्ञा को कहने के लिए जो प्रत्यय आता है उसे जो शब्द बनता है, वो वाला शब्द, और युना सह माने युव प्रत्ययांत माने युवा संज्ञा के कहने के लिए प्रत्यय आता है, उस प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है, उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, माने गोत्र प्रत्यांत शब्द और युवा प्रत्यांत शब्द को जब हम माने बोलना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि यूना सह युव प्रत्यांतेन सह शिष्यते, कौन सा, गोत्र प्रत्यांत शब्द शेष रह जाता है, युव प्रत्यांत शब्द हट जाता है। समझ गया क्या, माने युव प्रत्यय को ला करके बना हुआ शब्द, दो शब्द होंगे, माने जैसे गार्ग्य और गार्ग्यायण, तो गार्ग्यायण हट जाएगा, गार्ग्य रह जाएगा। कहते हैं तल्लक्षणश्चेत, माने तल तत् माने वह, लक्षण माने निमित्त, कौन सा निमित्त, कहते हैं वृद्ध और युव प्रत्यय निमित्त, माने केवल और केवल विरूपता कैसी होनी चाहिए कि दोनों शब्द का मूल तो एक ही है, बस एक में गोत्र प्रत्यांत, गोत्र प्रत्यय गोत्र को कहने के लिए प्रत्यय आया है, और एक में आया है युवा को कहने के लिए, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ समान है। तो चेत विशेष माने है इतना ही केवल भेद, भवेत माने हो, अर्थात
समानायाम आकृत माने समान आकृति वाला शब्द वृद्ध युव प्रत्यय निमित्तकमेव चेत वैरूप्यम भेदो भवेत। केवल वृद्ध प्रत्यय और वृद्ध माने गोत्र प्रत्यय अथवा युवा प्रत्यय मात्र का ही भेद हो, बस। सर्वम समानम स्यात्, और बाकी कुछ सब कुछ समान हो। ठीक है, अभी इसे सिद्धि में देखेंगे। चलिए, कहते हैं अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यनेन पौत्र प्रभृत्यपत्यम गोत्र संयम भवति। माने इस सूत्र से क्या होती है, पौत्र की संतान से आगे, मैं पौत्र से लेकर के, पौत्र से लेकर के आगे क्या होता है, पौत्र सहित की गोत्र संज्ञा होती है। ये मैंने समझाया था आपको। तद गोत्रमात्र वृद्ध शब्देन उच्यते, वही गोत्र यहां पर क्या है, वृद्ध शब्द से कहा गया है। ठीक है, वृद्ध शब्द से कहा है। पूर्वाचार्यस्य संज्ञा एषा, ये क्या है, महर्षि पाणिनि ने अपने से पूर्व के आचार्य उनको स्मरण करते हुए, महर्षि पाणिनि से पूर्व के आचार्य गोत्र को वृद्ध बोलते थे। क्या बोलते थे, वो अपने व्याकरणों में गोत्र ना बोल करके वृद्ध बोलते थे। तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने ये बताने के लिए कि भाई मेरे से पूर्व तो जो मैं जिसकी गोत्र संज्ञा कर रहा हूं उसको वृद्ध बोलते थे। ये पूर्व आचार्यों की संज्ञा को रखा गया है यहां पर इसका अर्थ महर्षि पाणिनि के शास्त्र में क्या है, गोत्र। जीवते तु वंशीय युवा इत्यादिविश्च युवा संज्ञा वेता। मैंने यहां पर ये सूत्र मैंने पढ़ा दिया था, और भी सूत्र है वहां पर। ठीक है, बाकी के बाद में पढ़ेंगे। तो युवा संज्ञा का विधान किया गया है। कहते उदाहरण, गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ, वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ। अब आप देखिएगा, क्या देखना है आपको कि यदि गर्ग कुल में हुआ जो गर्ग गोत्र संज्ञाएं जिसकी उसको कहना है, और युवा संज्ञाएं जिसकी उन दो उसको कहना है, दोनों को कहना है। तो कहते हैं कि आप दोनों को कहने के लिए गार्ग्यऊ ऐसा प्रयोग कर दीजिएगा। गार्ग्यऊ का अर्थ हो जाएगा कि ये इसमें एक तो गोत्र प्रत्यय गोत्रवाची है और एक है युवावाची। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला सूत्र था स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, वो क्या है, वो समान शब्द होने चाहिए। इसमें भेद है, ये गार्ग्य है और ये गार्ग्यायण है, भेद तो है ही, दोनों का रूप अलग अलग है ना, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं थी, तो ये प्राप्त कराने के लिए यहां बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं, इनकी सिद्धि आपको मोटा मोटा बता देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइएगा देखिएगा, हिंदी पढ़ लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब मैंने विस्तार से समझा दिया, फिर आपको बार बार इसलिए क्योंकि विषय थोड़ा सा कठिन है, इसलिए। वृद्ध प्रत्ययांत शब्द युवा प्रत्ययांत शब्द के साथ शेष रह जाता है यदि वृद्ध युवा प्रत्यय निमित्तक ही भेद हो, अर्थात अन्य सब प्रकृति आदि समान हो। वृद्ध शब्द से यहां गोत्र लिया गया है, पूर्व आचार्यों की यह गोत्र के लिए संज्ञा है। चलिएगा, अब यहां पर हम समझ लेते हैं कुछ आपके लिए। चलिए, ये देखिए, ये है गार्ग्यश्च गार्ग्याणश्च। ठीक है, गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यही से गोत्र अर्थ में यही प्रत्यय आकर तद्धितेष्व चामादेशे आदि अचको वृद्धि यस्येति च से आकार का लोप होकर वृद्ध प्रत्ययांत शब्द गार्ग्य शब्द बना। ठीक है, क्या बना, गार्ग्य शब्द बना। मैं आपको यहां बना करके दिखा देता हूं, देखिए। हम इसका ऐसे करेंगे, गर्गस्य गोत्रापत्यम
गार्ग्य। ठीक है, ये ऐसा माने गार्ग्य का अर्थ होता है गर्ग के गोत्र में आने वाला जो संतान, जिसका गोत्र नाम है। अब देखिएगा, अब इसका हम शब्द बनाना है, ये गार्ग्य, तो क्या करेंगे, गर्ग नस, ठीक है, षष्ठी है ये, और अपत्य या अपत्य सु, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो क्या है, अब वास्तव में इसको आप, अब ये ऐसा तो हमने विग्रह आपको दिखा दिया, अब इसको कहने के लिए प्रत्यय लाना है हमको। क्या लाना है, प्रत्यय। ठीक है, इसलिए अब इसके बाद हम रखेंगे इसको गर्ग गस। ठीक है, गर्ग्य गस। अब इसको क्या है, गर्गादि, इसकी क्या है, इसकी क्या है, ये किसको, इसको कहना है, माने गोत्र को। गोत्र को कहने के लिए गोत्र संज्ञा किससे हुई थी, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से गोत्र संज्ञा हो गई। गोत्र संज्ञा होने के बाद गोत्र में एक प्रत्यय आता है गोत्रादि तरस्य। ठीक है, ये यहां पर ये देखिए, हाँ नहीं, गर्गादिभ्यो, यही गर्गादि शब्दों से गोत्र को कहने के लिए यही प्रत्यय होता है। ठीक है, इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, चलिए वहां पर सिद्धि भी कराऊंगा साथ साथ और अर्थ भी दिखा देता हूं। गर्गादिभ्यो, यही ये कहता है, गर्गादिभ्या षष्ठी समर्थेभ्या प्रातिपदिकेभ्या गोत्रापत्ये यही प्रत्ययो भवति। क्या, गर्गादि गण में पड़े हुए शब्द हैं बहुत सारे, उसमें गर्ग सबसे पहले है, षष्ठी समर्थ होना चाहिए, षष्ठी व्यक्ति से युक्त होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक से गोत्र को कहने के लिए, गोत्रपत्य को कहने के लिए यही प्रत्यय होता है। ठीक है, यही प्रत्यय हो गया। आइएगा, वही यही प्रत्यय किया था, यहां प्रत्यय प्रश्न से क्या हो गया, यही प्रत्यय हो गया, ये चला गया। ठीक है, और इसकी क्या हो गई, ये तद्दित है, तद्दिता से तद्दित है। ठीक है, तो कृत तद्दित समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक। ध्यान देंगे, मोटा मोटा यहाँ पर क्या है, ये गर्गादिभ्यो, यही मैं लिख देता हूं, गर्गादिभ्यो ये देखिए, गर्गादिभ्यो यही हो गया ये। ठीक है, इससे यही प्रत्यय हो गया। अब इसकी तद्दिता से ये क्या है, तद्दित संज्ञा है इसकी, तद्दिता कृत तद्दित समासाश्च प्रात सुपो धातु प्रातिपदिक से इसको क्या लुक हो गया। तो क्या बचा आपका, गर्ग और ये यही का यह। ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा हो गई। अंग के अधिकार में यह सूत्र लिखा हुआ है, उसी में वही पुस्तक में, तद्धितेषु चामादेहि। तद्धितेषु चामादे का अर्थ है कि ईत इणित तद्धित प्रत्यय के परे रहते, तद्धित है और ईत है कि परे रहते जो अंग है उसके आदि अच को वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि रादैच स्थानीय अंतर तमा लग करके क्या हो जाएगी, आ को आ हो जाएगा, और गार ग और या। ठीक है, इसके रहते हुए ये यकार आदि है, तो यची भम क्या है, यची भम से क्या हो जाएगी इसकी भासंज्ञा। ठीक है, भासंज्ञा हो गई। भासंज्ञा के होने से क्या है, भत्स के अधिकार में यस्येतिचा, वहां लिखा हुआ सूत्र, यस्येतिचा से क्या हुआ, इसके आकार का लोप हो गया। क्या हो गया, आकार का लोप हो गया। आकार का लोप होकर के क्या बना, गार ग और य। ठीक है, यहां यस्येतिचा भी लिख लीजिएगा, यस्येतिचा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, गार्ग्य।
और इसको अब ये प्रातिपदिक है, तद्धिता कृत तद्धित समासा पूर्व स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा। स्वादि उत्पत्ति करके ये बन गया आपका सु आदि आकर के और ऋतु विसर्ग करके गार्ग्य, ये बन गया। ठीक है, गार्ग्य, ये गार्ग्य बन गया। अब देखिएगा गार्ग्य, ये गार्ग किसको बोल रहा है? गर्ग कुल में जिसकी गोत्र संज्ञा है उसको बोलते हैं गार्ग्य। इतना तो ये मैंने बना दिया, ये तो गार्ग्य का हो गया। ठीक है, अब बनाना है गार्ग्यायण। क्या बनाना है? गार्ग्यायण, युवा प्रत्यांत शब्द बनाना है। आइएगा उसको भी देख लेते हैं पहले। देखिएगा ये बन गया गार्ग्य शब्द, ये गार्ग्य शब्द बना। तथा, तथा उसी गार्ग्य शब्द से, माने इसी गार्ग्य शब्द से योश्च से युवा प्रत्यय फक होकर के, फक को आयनेयी नी या फडक चगाम प्रत्यादि नाम से आयन होकर के क्या बना? आयन माने फका अवचता है वो इसमें आ जुड़ जाता है। ठीक है, तो गार्ग्यायण बना। ठीक है, जो युवा प्रत्यांत शब्द बनता है वो क्या है? पहले गोत्र प्रत्यांत शब्द बनाने के बाद उससे एक और प्रत्यय आता है। ठीक है, पहले गोत्र प्रत्यांत बनाना पड़ता है, फिर युवा प्रत्यय लाना पड़ता है। तो युवा प्रत्यय को क्या है? यही सूत्र से क्या प्रत्यय हो गया आपका? फक प्रत्यय हुआ है। आइएगा मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका। देखिएगा ययोश्च, ययोश्च कहता है कि गोत्रे विहितौ यौ यई, माने यई और इय प्रत्ययौ तदंतात अपत्ये फक प्रत्ययो भवति। माने गोत्र से विहित जो यही प्रत्यय अथवा ये प्रत्यय उस तदंत से ही युवा को कहने के लिए फक प्रत्यय होता है। बस इतना ही है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर एक सूत्र है कि युवा को कहने के लिए गोत्र प्रत्यंत से ही होता है। ये बात कहां से? ये सूत्र आपको यहां पर गोत्राद्यून्य स्त्रियाम, माने युवा को कहने के लिए गोत्र प्रत्यांत शब्द से ही प्रत्यय लाना होता है, सीधा नहीं ला सकते आप। ठीक, तो ये सूत्र हम बस थोड़ा सा बताएंगे आपको। चलिएगा, तो अब क्या हुआ आपका? देखिए ये तो हो गया आपका गार्ग्य। अब हम चलते हैं, गार्ग्य बना लिया। अब ये गार्ग्य, ठीक है। अब इसके आगे हमें अब गोत्रापत्य को कहना है, तो हम वहां पर करेंगे गर्गस्य युवापत्यम। क्या है? गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायणः। ठीक है, ये लीजिएगा, क्या हुआ? गार्ग्यायणः। और देखिएगा गार्ग्यायण हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, जब युवा प्रत्यय लाएंगे तो वो गार्ग्य से लाएंगे, तो अब गार्ग्य नस, और युवा पत्य में क्या है? यंग से क्या हो गया? फक। फक ये हट गया सब कुछ, और फको क्या हो जाता? आयनेयी फडकचकाम प्रत्यादीनम। सूत्र संख्या देखा है वो देख लीजिएगा, क्या हो जाता? फक को आयन हो जाता है, और ये फका आवचता है इसमें, ये मिलाकर के आयन हो जाता है। और बस कुछ नहीं करना,
ये आयन हो गया। अब जल्दी आप देखेंगे यहां पर ये तो पूर्वत लुक आदि हो जाएगा, कृतज्ञ समासा सुपो धातु प्रातिपदिक हो, ठीक है, तद्धिता आदि सब संज्ञा हो जाएगी आपकी। क्या बना आपका गार्ग्य और ये आयन, ठीक है, और यस्यति चसे क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा इसका, और इसको जो अटकुप्वांग नुम विवायवेपी से क्या हो जाएगा, नत्त हो जाएगा। तो क्या बना है आपका गार ज्ञायण, और स्वादि उत्पत्ति करके गार्ग्यायण बन गया ये, ठीक है, ये गार्ग्यायण बन गया। हाँ मित्रों, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुआ है, हमने ये बैटरी को चेंज किया है, और चलिएगा। तो ये गार्ग्यायण बन गया। गार्ग्यायण का अर्थ हुआ कि गर्ग कुल में जो इसकी युवा संज्ञा है वो गार्ग्यायण कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं वहां, ये मैंने दोनों शब्द आपको दिखा दिए बना करके, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए। तो गार्ग्य तथा गार्ग्यायण, इन दोनों शब्दों में एक में गोत्र प्रत्यय यही है इस वाले में, तथा दूसरे में यही है, यही के पश्चात युव प्रत्यय फक है, ठीक है। ये वृद्ध युवा प्रत्यय ही भिन्न है,
माने इस शब्द में और इस शब्द में केवल और केवल क्या है, बस क्या भेद है, इसमें युवा प्रत्यय भी और भी है, इसमें गोत्र प्रत्यय है, बस इतना ही तो अंतर है। मूल शब्द तो गर्ग ही है, गर्ग ही है, माने गर्ग, गर्ग शब्द से ही गार्ग्य बना, गार्ग्य से ही गार्ग्यायण बन गया। शेष इन दोनों की प्रकृति समान ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः समान आकृति प्रकृति वाले ये दोनों शब्द हैं। समान आकृति का माने प्रकृति वाले, माने इनकी प्रकृति समान है। केवल तल लक्षण ही विशेष है। तल लक्षण माने एक युग प्रत्यांत शब्द है और एक गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। तो प्रकृत सूत्र से वृद्ध प्रत्यांत गर्ग गार्ग्य शेष रह गया, गार्ग्यायण हट गया। तो गार्ग्यव माने दो है इसलिए द्विवचन आ गया, ठीक है। तो गार्ग्यव ऐसा बना। गार्ग्यव कहने से गार्ग्य माने गर्ग का पौत्र, ठीक है, एवं गार्ग्यायण माने गर्ग का प्रपौत्र माने चौथा। चौथे का अर्थ ये नहीं करेक्ट, चौथा चौथा, चौथे के बाद और भी जो भी है जिसकी युवा संज्ञा होगी बस, ठीक है। यहां तो ये शुरू से दिखा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो चौथे का अर्थ यही है कि जिसकी युवा संज्ञा होगी वो गार्ग्यायण और जिसकी गोत्र संज्ञा होगी वो गार्ग्य, दोनों की प्रतीति होगी। गार्ग्यव कहने से माने गार्ग्य माने एक गोत्र संज्ञक भी और युव संज्ञक दोनों का बोध हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार पूरा एकदम वात्स्य माने वत्स्य के पौत्र तथा प्रपौत्र में भी समझें। सूत्र सारे यही लगेंगे, जैसे गार्ग्य बनाया था, वात्स्य बनाया था, वो गार्ग्याण बनाया था, वैसे ही वात्स्य और वात्स्यायन सारे सूत्र एक जैसे लगेंगे। सभी जो जिससे प्रत्यय जो प्रत्यय हुआ है उसी सूत्र से प्रत्यय होगा, उसी से वृद्धि होगी। शब्द केवल वहां गर्ग था और यहां पर मूल शब्द क्या लेंगे, वत्स, वत्स, ठीक है। वत्स, वत्स का गोत्रापत्य हो जाएगा वात्स्य और युवा पत्य हो जाएगा वात्स्यायन। इसमें न को अण नहीं होगा क्योंकि निमित्त ही नहीं है, र कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो अब यहां पर ये देखेंगे आप, देखिएगा ये यहां पर ये जो उदाहरण दिए गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यव, यहां पर एक शेष हो गया, माने एक शब्द शेष रह गया, ये वाला हट गया और इसका अर्थ इसमें ही आ गया, ठीक है। इसका अर्थ इसमें ही आकर के दो हो गए, तो दो को कहने के लिए द्विवचन आ गया। ऐसे ही वात्स्यश्च वात्स्यायनश्च वात्स्यम, वात्स्य बना लीजिएगा पहले ये वाले सूत्र लगा करके सारे, फिर वात्स्य से वात्स्यायन बन जाएगा और दोनों का फिर एक शेष कर दीजिएगा। पूर्व वाले सूत्र से इसमें एक शेष प्राप्त नहीं था, क्यों? क्योंकि पूर्व वाला सूत्र के लिए सब कुछ समान चाहिए आकृति। यहां पर क्या है, वात्स्य वात्स्यायन है, इसमें या ना और एक्स्ट्रा है, आ लगे, तो समान नहीं थे। तो असमान में भी केवल भेद इतना होगा कि गोत्र प्रत्यय और यु प्रत्यय मात्र का भेद होगा, तो उसमें भी एक शेष हो जाएगा, ठीक है। बस इस सूत्र का इतना ही तात्पर्य है। हो सकता है वर्तमान में इस सूत्र का उतना वैल्यू ना हो, इतना प्रयोग आपको ना दिखता हो, परंतु प्राचीन इतिहास को जरूर बताता है, प्राचीन इतिहास को जरूर बताता है और यह भी बताता है कि वर्तमान में जो गोत्र प्रचलन में है वो भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट माने गोत्र के नाम भी लोग सही प्रयोग करना नहीं जानते, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को उसको पूछे आप गोत्र, आपकी गोत्र संज्ञा है या युवा संज्ञा है, तो शायद ही आपको जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो बता पाए। हाँ, व्याकरण पढ़ लिया वो तो बता देगा, ठीक है, परंतु जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो नहीं बता सकता जी आप कौन से गोत्र हैं, गोत्र संज्ञा में आ रहे हैं, आप गोत्र संज्ञा हो रही है आपकी, युवा संज्ञा हो रही है। परंतु इस कक्षा को पढ़ने के बाद
आप जिस भी गोत्र में उत्पन्न मानते हैं अपने आप को, ठीक है, हम इसको ज्यादा अधिक वैल्यू भी नहीं देते, ठीक है, पर मानते हैं, तो आप पहले अपनी देखिएगा कि आपकी युवा संज्ञा हो रही है या गोत्र संज्ञा हो रही है। ठीक है, गोत्र संज्ञा युवा संज्ञा वाले सूत्र मैंने आपको समझा दिए। विशेष रूप से आपको ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद में जहां पर है ये युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा पूरा पूरा विस्तार से वहां पढ़ाया जाए। कक्षा बहुत बड़ी हुई है मित्रों, और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और फिर ये पूरी कक्षा एक सूत्र आज की कक्षा में समाप्त करना ही था, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका सूत्र कंप्लीट हुआ, और अब आगे के सूत्र आपके लिए सरल हैं, अब कठिन नहीं है। ये सूत्र एक थोड़ा सा था वो मैंने आपको कर दिया। ठीक है, बीच बीच में ऐसे ही आपको लगेंगे, पर चिंता मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो आगे का सूत्र पढ़ेंगे स्त्री भूअच्चा। ठीक है, तो व्याकरण को ऐसा बोलते हैं कि व्याकरण रूखा विषय है। रूखा इसलिए है क्योंकि इसमें तर्क चलता है, इसमें गपोड़े नहीं चलते हैं, गपोड़े नहीं चलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें किसी की स्टोरी नहीं सुनाई जाती, इसमें शब्दों की सर्जरी की जाती है। इसलिए इसको पढ़ने के लिए बहुत आपके अंदर संकल्प शक्ति चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए और परिश्रम चाहिए, तभी आप व्याकरण के मास्टर बन सकते हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।